स्वागत करता हूं आप सभी लोग का अपने YouTube चैनल पे। आज सेकंड एपिसोड में आप लोगों के साथ मेरी फिर से कल की तरह डिस्कशन होगी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, जो कि सारे एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, जो जीएस बेस्ड होंगे। तो आज इस सीरीज का मैं पहला क्वेश्चन शुरू करने वाला हूं, लेकिन आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। बेल आइकन का जो नोटिफिकेशन है उसको क्लिक कर लीजिएगा, दबा लीजिएगा, प्रेस कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि करंट इवेंट से आप लोगों को अपडेट करा सकूं, या कुछ स्टडी मटेरियल है उसको आप लोग डाउनलोड कर सके। तो मैं शुरू करूंगा इस एपिसोड यानी कि सेकंड एपिसोड के पहले क्वेश्चन से। बहुत आसान क्वेश्चन, लेकिन इसके बारे में बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, अगर कोई धन विधेयक लोकसभा के द्वारा स्वीकृत हो जाए, एक्सेप्ट कर लिया जाए, तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकती है। 6 महीने तक रोक सकती है, ऑप्शन बी 4 महीने तक, ऑप्शन सी 1 महीने तक, ऑप्शन डी 14 दिनों तक। बताइए। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा था मैंने आप लोगों से, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 14 दिनों तक राज्यसभा। ध्यान रखेंगे, लोकसभा और राज्यसभा। तो राज्यसभा इसको अधिक से अधिक 14 दिनों तक रोक सकती है। यह प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 109 में है ना। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और संविधान के अनुच्छेद 110, ध्यान रखेंगे, 110 के अनुसार कोई विधेयक तब धन विधेयक माना जाता है जब उसमें किसी भी प्रकार का टैक्स या कर लगा दिया जाए, उस टैक्स को परिवर्तित कर दिया जाए, या केंद्रीय सरकार के द्वारा उधार लिए गए धन का विनियमन करना हो, भारत की संचित निधि से या आकस्मिक निधि से निधि में कोई धन जमा करना हो, या किसी नए व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना हो, ये सब उपबंध जिसमें होता है वो विधेयक धन विधेयक होता है। इसको याद रखेंगे। और इसके साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे कि जब भी धन विधेयक को पेश किया जाएगा तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जरूरी है या सिफारिश जरूरी है। तो प्रेसिडेंट की पूर्व सिफारिश के आधार पे ही जो धन विधेयक है वो लोकसभा में पेश किया जाता है। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बजट कहते हैं, उसका प्रावधान है। इसको आप लोग याद रखेंगे। तो ये तमाम बातें मैंने की, जैसे से और भी क्वेश्चन आगे आएगा और भी इस पे बातें मैं करता रहूंगा। सेकंड क्वेश्चन पूछा है आप लोगों से कि अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई डिस्प्यूट है, विवाद है, तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है भारत के महाधिवक्ता को, संसद को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसका आंसर करना है। महाधिवक्ता का मतलब अटॉर्नी जनरल हो गया। आप लोग इसका आंसर बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। देखिए, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव का विवाद है ना। तो संविधान का अनुच्छेद 71 कहता है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में कोई भी विवाद उत्पन्न होता है या कोई भी संदेह उत्पन्न होता है, तो इसका विनिश्चय या इसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। लेकिन इसके तहत एक प्रावधान भी है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952। तो इस 1952 में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर करके भी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों को रखा जा सकता है ना। तो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को आप लोग याद रखिएगा। अगर कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो इस विवाद को सुप्रीम कोर्ट को ही सौंपा जाएगा, किसी हाई कोर्ट को नहीं सौंपा जाएगा। ध्यान रखेंगे। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। तो आज का पॉलिटी से स्टार्ट किया, चूंकि कल वाले में हिस्ट्री हुआ है और आप लोगों ने ज्योग्राफी बनाया है, इंडिया और वर्ल्ड दोनों उसमें बनाया था। आज हम इसमें पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साइंस के क्वेश्चन को मैंने रखा है। तो थर्ड क्वेश्चन मैंने पूछा है, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति का, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का, रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर होने का, या देश के किसी विभाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का। तो बहुत सिंपल है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो राज्यों के मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होती है वो राज्यपाल करता है ना। तो गवर्नर जो स्टेट का होता है वो करता है, और जिस किसी भी पार्टी को बहुमत मिलता है उस दल के नेता को, तो बहुमत प्राप्त दल के नेता को राज्यपाल किसी राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। भारत के राष्ट्रपति को इसमें कोई अधिकार नहीं दिया गया है। चौथा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया है? 1950 में, 51 में, 55 में, 58 में? तो बताइए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो प्रथम विधेयक लाया गया था 1951 में, लेकिन
इस समय तो संसद थी ही नहीं, तो अंतरिम संसद के समक्ष ही लाया गया था, है ना, इसको याद रखेंगे आप। तो ये लाया गया था 1951 में, और इसमें अगर देखा जाए तो जो संशोधन किया गया था वो मोस्ट इंपॉर्टेंट संशोधन जो लगातार चर्चा में रहता है 31A का या 31B का या फिर अनुच्छेद 19 में, अगर वैसे देखें तो अनुच्छेद 15 में भी संशोधन किया गया था, 19 में भी किया गया था, अनुच्छेद 85 में किया गया है, 97 में किया गया है, 174 में किया गया है, 176 में किया गया है, 341 में किया गया है, 342 में किया गया है, 372 में किया गया है, 376 में संशोधन किया गया है। तो ये प्रथम संविधान संशोधन जिसमें संसद भी नहीं थी, तो अंतरिम संसद के समक्ष ये संशोधन का प्रस्ताव रखा गया था, है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, संपत्ति के अधिग्रहण वाला लगातार चर्चा में रहता है, उसको याद रखेंगे, है ना। तो प्रथम संशोधन 1951 में किया गया था, उसको आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था 30वें संशोधन के अंतर्गत, 32वें, 35वें या 42वें। तो राज्य के बारे में पूछा गया है। तो एसोसिएट राज्य के रूप में सिक्किम को शामिल किया गया था। तो ये 35वें संशोधन के तहत किया गया था, है ना, जो कि 1974 में किया गया था। तो इस 74 में 35वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का एसोसिएट राज्य का दर्जा दिया गया था, है ना, यानी कि संयुक्त राज्य कहा गया था। लेकिन इसका जो राज्य आप कह सकते हैं कि वो पूरी तरीके से भारत का उस पर कंट्रोल नहीं था। यही कारण है कि 1975 में 1975 में संविधान के 36वें संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और भारत के 22वें राज्य के रूप में सिक्किम भारत में शामिल हो गया था। अगला सवाल पूछा गया कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृत क्षमता क्या है, 24, 20, 18 या 34, यानी कि जजों की कुल संख्या कितनी होती है, बताइए। तो अभी 2019 में जो किया गया संशोधन उसके तहत 34 हो जाएगा, इससे पहले 31 था। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीशों की संख्या है वो कुल, यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 33 अन्य न्यायाधीश, तो इस तरीके से कुल न्यायाधीशों की संख्या हो गई 34, इसको याद रखिएगा। और न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का काम करती है संसद, है ना। नेक्स्ट पूछा गया, भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता, पी.आर. अम्बेडकर, जस्टिस कृष्ण अय्यर, जगजीवन राम। देखिएगा, तो पंचायती राज ऐसा टॉपिक हो जाता है जो ऑलमोस्ट हर एग्जामिनेशन में यहाँ से सवाल पूछा ही जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉलिटी का है, तो हमेशा पढ़ के जाइएगा। तो बलवंत राय मेहता ध्यान रखिएगा अध्यक्ष थे। बहुत ही सिंपल ये सवाल भी पूछा गया आप लोगों से। तो दरअसल बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशें जब आई थी तो उसी बेस पे राजस्थान के नागौर में पंचायती राज को लागू किया गया था। वो समय था 2 अक्टूबर 1959 का, है ना। नेक्स्ट पूछा गया कि सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या है। चार ऑप्शन है, इसमें सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं। इसका लक्ष्य गांवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं या फिर उपरोक्त सभी। तो सही जवाब इसका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो तीनों प्रावधानों को अच्छे से याद कीजिएगा। 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज को आप कह सकते हैं कि इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था, है ना। नेक्स्ट पूछा गया कि भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत है प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, घाटा पूर्ति, रिजर्व बैंक से उधार लेना। तो इसका उत्तर क्या होगा आपको बताना है। तो अप्रत्यक्ष कर बहुत ही सिंपल है, इसको याद रखेंगे आप लोग। और ध्यान रखेंगे सबसे ज़्यादा आय इस समय जीएसटी से आती है, जो कि 33 या ऑलमोस्ट इसी के आसपास का है ना। इसके बाद आप कह सकते हैं कि कॉरपोरेशन टैक्स जो लगभग 27-28% के आसपास में है। इसके बाद इनकम टैक्स 20 से 23% के आसपास वो आता है। तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जो वस्तु और सेवा पर लगाया जाता है। तो अप्रत्यक्ष कर को याद रखिएगा, सरकार के राजस्व का जो मुख्य स्रोत है वो अप्रत्यक्ष कर है। पंचवर्षीय योजना की कौन सी अवधि सत्य नहीं है। आपको चारों ऑप्शन पढ़ना है फिर बनाना है। तो इसका उत्तर हो रहा है ऑप्शन डी, चतुर्थ, 1966 से 71। ये चौथी योजना नहीं है। 51 से 56 चला फर्स्ट, 56 से 61 चला सेकंड, 61 से 66 चला थर्ड, लेकिन थर्ड के बाद गैप हुआ और 66 से 69 के बीच में, ध्यान रखिएगा, 66 से 69, 69 के बीच में 3 वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी। इस कारण से जो चौथी पंचवर्षीय योजना है, नाम के अनुसार यानी कि 5 वर्षों के लिए कोई एक योजना प्लान चलाया गया था,
तो चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक चली है ना। तो इन बिटवीन 3 वार्षिक योजनाएं चलती हैं, इसको याद रखेंगे। ये भी पूछा जा सकता है कि इस समय कौन सी योजना चल रही थी, तो वार्षिक योजना को याद रखेंगे। भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक कौन थे? S.A. बोस, H.J. भाभा, S. चंद्रशेखर, S.S. भटनागर। तो होमी जहांगीर भाभा को आप लोग याद रखिएगा। अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता है भटनागर को, वी साराभाई को यानी कि विक्रम साराभाई को, रिचर्ड अर्नस्ट को या फिर सीवी रमन को? आंसर कीजिएगा। तो विक्रम साराभाई को ही जाता है, ऑप्शन बी। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध हैं हाइड्रोजन की परमाणविक संरचना की व्याख्या के लिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, प्रथम नाभिकीय रिएक्टर बनाने के लिए या फिर न्यूट्रॉनों के अस्तित्व की भविष्यवाणी के लिए? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, प्रकाश विद्युत प्रभाव को। तो आइंस्टीन दरअसल 1905 में जो प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत था उसी के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना की सफल व्याख्या करते हैं, जिसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था ना। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव को आप लोग याद रखेंगे। शीघ्रोत्पादी रिएक्टर यानी कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर जो बिजली उत्पन्न करता है विगलन प्रक्रिया के द्वारा सौर सेलों की सहायता से। इसके द्वारा इस्तेमाल की गई फिनाइल सामग्रियों को जलाने और उन्हें पुनः उत्पन्न करने के द्वारा कठोर जल का शोधन के रूप में उपयोग करके। उत्तर बताइए। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, इसके द्वारा इस्तेमाल की गई फिनाइल सामग्रियों को जलाने और उन्हें पुनः उत्पन्न करने के द्वारा। नेक्स्ट बनाइए। 15वां, पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को बहुत कम तापमान पे 24 घंटे तक रखा जाता है। दूध को 8 घंटे तक गर्म किया जाता है। दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और फिर एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर दिया जाता है, फिर इनमें से कोई नहीं। उत्तर इसका ऑप्शन सी। बहुत ही आसान है। तो लगभग 60, 62 या 63 डिग्री पे इसको गर्म किया जाता है और फिर 5 डिग्री सेल्सियस के इसको ठंडा भी किया जाता है। तो इसको याद रखिएगा, पास्चुराइजेशन। एम्फीबिया बताता है बहुत तेजी से चलने वाले नावों को, केवल जल में रहने वाले पशुओं को, केवल स्थल पर रहने वाले पशुओं को, जल और स्थल दोनों पर रह सकने वाले पशुओं को या जीवों को, है ना, जीवों को आपको इसका आंसर करना है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जल और स्थल दोनों पे रह सकने वाले जीवों को, यानी कि जैसे मेढक हो गया, जैसे घड़ियाल हो गया, जैसे टोड हो गया, है ना। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए, यह परोपजीवी कीट के द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है, यह मच्छरों द्वारा फैलाई जाती है, यह दलदली क्षेत्रों में अधिकतर होता है, इसके इलाज में क्लोरोक्वीन का उपयोग होता है। कौन सा कथन गलत है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह परोपजीवी कीट के द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है। तो मलेरिया एक जो आप कह सकते बीमारी है वो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने के द्वारा होता है और इसका जो कीटाणु है वो आरबीसी यानी कि लाल रक्त को खाना शुरू कर देता है। अगला है, पृथ्वी पर पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग 8 सेकंड का, 1 मिनट का, 8 मिनट 20 सेकंड का या फिर 24 मिनट का? तो पृथ्वी पर सूर्य के प्रकाश को पहुंचने में लगभग 500 सेकंड का समय लगता है, जो 8 मिनट 20 सेकंड का आता है। इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है लोहे और तांबे का, लोहे और जस्ते का, लोहे और क्रोमियम का, लोहे और ग्रेफाइट का? उत्तर इसका ऑप्शन सी, लोहे और क्रोमियम। तो स्टेनलेस स्टील जिसको हम लोग कहते हैं, अपने यहाँ गिलास कटोरी चम्मच वगैरह है, तो लोहा और क्रोमियम का ही बनता है, तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, हवा में चांदी के बर्तनों का काला हो जाना, मोमबत्ती का जलना, दूध से दही बनना, पानी में चीनी का घुलना। तो भौतिक परिवर्तन अगर होता है तो वापस उसको हम उसी रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं जो पहले था, यानी कि पानी में चीनी का घोलना, और जैसे ही हम इसको वाष्पीकृत कर देंगे तो वापस ये चीनी या पानी हो जाएगा, है ना। तो पानी में चीनी का घोलना एक भौतिक परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि जैसे ही वाष्पीकृत कर देंगे तो चीनी को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। हवा में चांदी के बर्तनों का अगर काला हो जाता है तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसको हम वैसे ही पहले की तरह कर दें। मोमबत्ती पिघल गया तो हम लोग उसको वापस उसके रूप में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। दूध अगर दही बन गया तो दही को दूध नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन पानी में अगर चीनी घुल गया है तो हम लोग उबाल देंगे, चीनी रवेदार के रूप में प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया, तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है ऊपर से, एल्युमिनियम के, तांबे के, लोहे के, कार्बन के?
तो उत्तर इसका ऑप्शन ए, एल्युमिनियम के ऊपर से भाप जब गुजरती है तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। निकोलस कॉपरनिकस प्रसिद्ध है दूरबीन के आविष्कार के लिए, यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं न कि पृथ्वी के। यानी कि पहले मान्यता थी कि जो सारे ग्रह वो पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं, लेकिन कोपरनिकस ने क्या सिद्धांत दिया, पूछा क्या है। ऑप्शन सी है कैलकुलस की खोज के लिए, ऑप्शन डी है मानव शल्य की शरीर की शल्य क्रिया का अध्ययन करने के लिए। उत्तर इसका ऑप्शन बी, बहुत सिंपल ही था। नेक्स्ट है पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है। निर्गुटता है, यानी कि किसी भी गुट में शामिल नहीं होना है, या आर्थिक सहयोग एवं विकास है, सांस्कृतिक संबंधों का विकास है, देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व है। बताइए। उत्तर इसका ऑप्शन डी, देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। तो भारत और चीन के मध्य पंचशील यानी कि 5 आप कह सकते हैं कि समझौते हुए थे, तो 5 बिंदुओं का समझौता था। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, जो भारत के विदेश नीति का आज भी आधार है। नेक्स्ट है द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। क्लीमेंट एटली, एंथोनी इडेन, विंस्टन चर्चिल, हेराल्ड विल्सन। तो चर्चिल था, चर्चिल चर्चिल ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है दक्षेस, यानी कि सार्क आंदोलन शुरू करने का उद्देश्य था एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना, सैनिक संधि, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान, या फिर क्षेत्रीय सहयोग। तो दक्षेस का फुल फॉर्म ही हो गया दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, यानी कि दक्षेस। सार्क 8 देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है, और इस संगठन की आप कह सकते हैं कि महत्ता इसलिए भी है कि ये लगभग लगभग 1.5 अरब जनसंख्या का, मतलब जो देश है उनकी कुल जनसंख्या लगभग 1.5 अरब के आसपास है, तो बहुत बड़ी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन है ना। इसका पहला शिखर सम्मेलन ढाका में किया गया था 1985 में, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, आप लोग इसके कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, बहुत ही आसानी होगी। तो बताइए कमेंट बॉक्स में कि सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है, हेडक्वार्टर। ठीक है, तो थैंक यू। आज फिर मैंने इतने सारे सवालों का डिस्कशन करा दिया, धीरे धीरे आप लोगों का और भी रिदम बढ़ता जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बनाते रहिए।